नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी की इस सीरीज़ में हमारा अगला लेक्चर है शासन प्रणाली। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि शासन प्रणाली क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है, दूसरे देशों से इसकी तुलना और भारत की आंतरिक व्यवस्था कैसी है। इससे संबंधित हम सभी तथ्यों को जानेंगे और इस चैप्टर से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला है कि राज्य। जैसे कि भारत एक राज्य है, तो राज्य क्या होता है? राज्य होता है कि किसी राज्य का एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, उस निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या होनी चाहिए, उस जनसंख्या की कोई सरकार या कोई सत्ता होनी चाहिए और वह जो क्षेत्र और सरकार है वह संप्रभु होना चाहिए। ये चार इसकी विशेषताएं होती हैं या मूलभूत तत्व होते हैं किसी राज्य के। तो यहाँ पे देख लेते हैं, किसी भी राज्य के अस्तित्व और संचालन के लिए चार मूलभूत तत्व आवश्यक हैं। पहला, संप्रभुता, यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति और अधिकार जो किसी अन्य शक्ति से नियंत्रित नहीं होते हों। इसके बाद जनसंख्या, राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या। इसके बाद आता है भूभाग, राज्य का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। सरकार, राज्य की वह संस्था या व्यवस्था जो कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। तो ये चार मूलभूत तत्व होते हैं किसी राज्य के। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, यानी कि संप्रभुता जो होती है वो किसी राज्य के होने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कोई राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि शासन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ शासन के प्रकार दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। जैसे पहला आता है निरंकुश राजतंत्र, यानी एब्सोल्यूट मोनार्की। ये क्या होता है? शासन का प्राचीनतम रूप है। शासन की समस्त शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, यानी कि जो शासन की पूरी शक्ति या कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसी एक व्यक्ति में निहित होता है। राजा या शासक राजमुकुट धारण करता है। इसमें सामान्यतः आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आता है संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये क्या होता है? राजा सम्राट शासन का औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक राजनीतिक सत्ता निर्वाचित सरकार प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती है। कुछ राजतंत्र जो होते हैं वो निर्वाचन वाले भी हो सकते हैं, यानी कि वो निर्वाचन राजतंत्र हो सकते हैं। इसके बाद इस तीसरे को देखिए, कुलीन तंत्र, यानी एरिस्टोक्रेसी। इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। राजनीतिक सत्ता कुछ लोगों में निहित होती है, वही लोग शासन का संचालन करते हैं। इसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद चौथा देखिए, तानाशाही। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। शासन एक व्यक्ति अथवा समूह के हाथों में होता है। छल बल के माध्यम से इसमें सत्ता प्राप्त की जाती है। किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे जर्मनी में जो हिटलर की सरकार थी वो तानाशाही का एक उदाहरण है। या फिर आप इटली में देखेंगे मुसोलिनी की जो सरकार थी वो भी तानाशाही की एक सरकार थी। इसके बाद आता है प्रजातंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी। इसे लोकतंत्र भी बोलते हैं। वर्तमान समय में शासन का सबसे लोकप्रिय रूप है। सत्ता जनता में निहित होती है और जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। अब लोकतांत्रिक सरकार की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती हैं? लोकतांत्रिक सरकार की प्रणालियाँ कौन सी होती हैं? एक संसदीय होती है और दूसरी अध्यक्षात्मक होती है, यानी कि राष्ट्रपति है। इसे आगे देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, सरकार की प्रणालियाँ संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था वाली। लोकतांत्रिक सरकारों का वर्गीकरण।
आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें कार्यपालिका विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत की जाती है। एक संसदीय व्यवस्था, दूसरी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में कार्यपालक अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है वो अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति शासन में इस व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संसदीय सरकार। अब संसदीय सरकार के बारे में देख लेते हैं। इसकी विस्तृत विशेषताएं हैं। इसे कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत जैसे देशों में प्रचलित है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार उन्होंने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। उत्तरदायित्व। इसमें कैबिनेट जो कि वास्तविक कार्यकारिणी होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकाल। इनका कार्यकाल केवल तब तक ही चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत हुआ। इसी कारण इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। अब इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति सरकार। इसके अन्य नाम होते हैं जैसे गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था वाली सरकार भी इसे कहा जाता है। यह अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में प्रचलित है। इन दोनों व्यवस्थाओं में प्रमुख अंतर क्या है? जैसे संसदीय व्यवस्था, इसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका विधायिका का सदस्य होती है। कार्यपालिका विधायिका की सदस्य नहीं होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और इसमें जो होता है राष्ट्रपति व्यवस्था में वो वास्तविक प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और राष्ट्रपति व्यवस्था में मंत्रिमंडल व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है और इसमें सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधायिका के विश्वास पर निर्भर करती है यानी कि जब तक बहुमत रहेगा तभी तक कार्यपालिका रहेगी। और राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल तक स्वतंत्र रहती है यानी कि निश्चित कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। जैसे कि अमेरिका में कोई भी सरकार 4 साल के लिए चुनी जाती है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका को हटा नहीं सकती है। संसदीय व्यवस्था जो है भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि में प्रचलित है और राष्ट्रपति व्यवस्था जो है अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। इसके बाद देखते हैं संसदीय और राष्ट्रीय व्यवस्था की तुलना। संसदीय व्यवस्था जो होती है इसमें दोहरी कार्यकारिणी होती है और राष्ट्रपति व्यवस्था में एकल कार्यकारिणी होती है। इसमें बहुमत के दल का शासन होता है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसमें उत्तरदायित्व का अभाव होता है यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता होती है। इसमें राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती है। इसमें दोहरी सदस्यता होती है। इसमें एकल सदस्यता होती है यानी कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों की सदस्यता होती है। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। इसमें राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। इसमें निचले सदन का विघटन किया जा सकता है और इसमें निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। इसमें शक्तियों का मिश्रण होता है और इसमें स्पष्ट विभेद होता है शक्तियों का। संसदीय व्यवस्था के गुण क्या होते हैं और इसके दोष क्या होते हैं, इसके गुण देख लेते हैं एक बार। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। उत्तरदायी सरकार होती है। निरंकुशता पर रोक लगती है। व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके दोष क्या हैं? अस्थायी होती है एक तो इसकी सरकार। नीतियों की निश्चितता नहीं होती है। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध होती है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जा सकता है।
इसके राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के दोष देख लेते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव होता है, इसमें इसके दोष हैं ये। इसकी गैर उत्तरदायी सरकार होती है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना होती है, इसमें सीमित प्रतिनिधित्व होता है। गुण क्या है? स्थायी सरकार होती है, नीतियों में इसकी निश्चितता होती है, शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है, विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। अब सरकार का वर्गीकरण करते हैं एकल या संघीय में, यानी कि किसी देश के भीतर जो सरकार होती है और उसके राज्य जो होते हैं उसमें कैसी सरकार है, एकल व्यवस्था है सरकार की या संघीय व्यवस्था है। एकल मतलब एकात्मक। तो वर्गीकरण का आधार क्या है? राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एकल व संघीय। एकल या एकात्मक सरकार क्या होती है? परिभाषा: यह वह सरकार होती है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केवल केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि देशों में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। संघीय सरकार क्या होती है? यह वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं और दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करती हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि देशों में सरकार का संघीय मॉडल है। अब संघीय मॉडल की ये शब्दावली है, जैसे इसमें राष्ट्रीय सरकार किसे कहते हैं? राष्ट्रीय सरकार को क्या कहते हैं? इसे संघ सरकार, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में भी जाना जाता है। क्षेत्रीय सरकार, इसे राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषता। संघीय सरकार, इसमें दोहरी सरकार होती है, अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार होती है। इसमें एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण कर सकती है। इसमें लिखित संविधान होता है, इसमें लिखित भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में है, या अलिखित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। इसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता तथा समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती हैं। इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है। इसमें संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है जैसे कि जापान में, और नहीं भी हो सकती है जैसे कि ब्रिटेन में। इसमें कठोर संविधान होता है। इसमें संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में, या लचीला भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसमें द्विसदनीय विधायिका होती है। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसे कि ब्रिटेन में, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसे कि चीन में। अब भारतीय संदर्भ में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत में प्रणाली अपनाई गई है वह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली, संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इसमें संसद सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका को अपने समस्त कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो कार्यपालिका है वो अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका के विश्वास यानी कि बहुमत तक रहता है, यानी कि जब तक बहुमत है तब तक सरकार रहेगी। जैसे ही बहुमत खत्म हो जाएगा सरकार विघटित हो जाएगी। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, संपूर्ण सत्ता केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से विभाजित है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, यानी कि सर्वोच्च जो शक्ति है वो जनता में निहित है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है।
भारत की संघीय व्यवस्था। संघ एवं राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसी कारण भारतीय संविधान को संघात्मक यानी कि संघीय संविधान कहा जाता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र क्यों है? क्योंकि इसमें जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है और उस पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, यानी कि निर्वाचित व्यक्ति उस पर चुना जाता है। भारतीय संविधान संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व इसमें पाए जाते हैं मूलतः, लेकिन ये संघात्मक है। अब यहाँ देख लेते हैं भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताओं की तुलनात्मक। ये एक तालिका दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इसमें द्वैध राज पद्धति है, यानी कि केंद्र और राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है। इसका लिखित संविधान है। इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, जैसा कि अनुसूची 7 में दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है। इसमें संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं? सशक्त केंद्र होता है एकात्मक विशेषता में। जो भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं, इसमें सशक्त केंद्र का प्रावधान किया गया है। राज्य अनस्वर नहीं है, यानी कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। एकल संविधान है। संविधान का लचीलापन है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, यानी कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें समानता नहीं है। आपातकालीन उपबंध हैं, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी यानी कि जो कैग है, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी और राज्यों के विधेयकों पर वीटो की राष्ट्रपति की शक्ति। ये भी एकात्मक विशेषता में आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रमुख विद्वानों ने भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में कुछ वक्तव्य दिए थे। व्यवस्था के संदर्भ में कुछ वक्तव्य दिए थे जिन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे केसी व्हीलर, ये व्हीलर, इन्होंने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी क्वासी फेडरल स्टेट है। जी ऑस्टिन ने कहा था भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, यानी कि जो सहकारी संघवाद कहा था वो ऑस्टिन ने कहा था, जी ऑस्टिन। केसी व्हीयर ने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये हमने यहाँ पर ये चैप्टर देखा। इस चैप्टर में जो जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थीं वो हमने कराई। इसमें संविधान की संघीय विशेषता, एकात्मक विशेषता के बीच तुलना की, प्रमुख विद्वानों के कथन देखे। इसमें भारतीय शासन व्यवस्था कौन सी है, कैसे है, किस प्रकार संचालित होती है वो देखा हमने। संघीय सरकार और एकात्मकता के बीच तुलना देखी और सरकारों का वर्गीकरण देखा। संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना देखी और इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा। इस चैप्टर में लगभग प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जो भी पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो कौन सा तत्व बताया था हमने? अभी ये देखा था, अरे भैया अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? राज्य का संप्रभुता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रभुता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो क्या सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक यानी कि संसदात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नहीं है, संसदात्मक सरकार इसकी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता है, संघात्मक सरकार इसकी विशेषता है। तो क्या इसकी विशेषता नहीं है, अध्यक्षात्मक सरकार। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं, किस में होती हैं, राष्ट्रपति में। भारत में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, एकीकृत शक्ति का नहीं, संघीय व्यवस्था है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है। एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है। तो कौन सा नहीं है इसका, सत्तावादी सरकार नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार, भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान से सभी अधिकार प्राप्त करती हैं केंद्र और राज्य की सरकारें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है। इसका क्या आंसर होगा, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो अब ये व्याख्या करता है या नहीं करता है। अरे भैया, भारत एक लोकतांत्रिक देश तो है और भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये लोकतांत्रिक देश की व्याख्या करता है। ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें लोकतांत्रिक सरकार भी नहीं है और उनका एक संविधान है, इसीलिए ये इसकी व्याख्या नहीं करता है और ये दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण कौन सा नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये एक संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी एक संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता, यह संघीय लक्षण नहीं है, यह एकात्मक लक्षण है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय लक्षण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से कर रहा है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। हाँ, अर्ध संघात्मक है। ये किसने कहा था, केसी वियर ने ये कथन दिया था। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, यह भी सही है और यह भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। जब संघात्मक नहीं है और एकात्मक नहीं है तभी यह अर्धसंघात्मक माना गया है। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर को देखा और इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्न, लगभग सभी प्रश्न जो
विगत पीसीएस की परीक्षाओं में यूपी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको किया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके कोई सुझाव हों तो उन्हें आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।